हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो जहाँ तक थे उससे आगे बढ़ेंगे आज। पिछले वीडियो में देख लिया था हम लोगों ने कि प्लासी की लड़ाई जो हुआ था, प्लासी की युद्ध का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से क्या महत्व था। तो उसमें हम लोगों ने आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो मीर जाफर नवाब रहता है, अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया था, बदले में उससे ढेर सारा पैसा और क्षेत्र लिया था। हम लोगों ने बात किया था मीर जाफर ने एक बड़ी राशि मुआवजे के रूप में दी थी। कंपनी के जो अधिकारी थे उनको गिफ्ट वगैरह दिया था और 24 परगना का क्षेत्र दिया था। मतलब मीर जाफर ने जो जो वादे किए थे उन सभी को पूरा करता जा रहा था। और ऐसे ही बीच बीच में कभी कभी पैसे देता था अलग से ही। बीच में कभी कभी अंग्रेज पैसे मांगने आ जाते थे। तो हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसा होता है कि आगे चलकर जब और आगे जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो मीर जाफर रहता है वो पैसे दे नहीं पाता है अंग्रेजों को। मतलब अंग्रेज जितना मांग कर रहे थे पैसों की, मीर जाफर उतने पैसे दे नहीं पा रहा था। मीर जाफर खुद ही परेशान हो गया था कि भैया हम कहाँ फंस गए यार, इन अंग्रेजों के चक्कर में तो पैसा ही मांगते जा रहे हैं। और अंग्रेज मतलब कि उन्हें जहाँ मौका मिलता था, जितना मन करता था उतना लूट लेते थे अंग्रेज। अंग्रेजों को ऐसा लगता था हमारे हमारे मीर जाफर जो है एक एक सोने की तिजोरी है, जितना मन चाहे उतना हाथ डालो और पैसे निकाल लो। जब मन करे तिजोरी में हाथ डालो और पैसे निकाल लो। तो कुछ इस तरीके से कहानी चल रही थी। अंग्रेज मीर जाफर से खूब पैसे लूट रहे थे और पैसे देते देते मीर जाफर खुद ही कंगाल हो गया था। और अब क्या हो रहा था, मीर जाफर पैसे दे नहीं पा रहा था। तो अंग्रेजों को लगा कि अभी इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने और भी उम्मीदवार आ गए थे नवाब बनने के लिए। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को नवाब बनाएं तो हमें ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो जो मीर कासिम था वो मीर जाफर का ही दामाद था। तो मीर कासिम आता है अंग्रेजों के सामने, हमरा को नवाब बना, हमरा को, हम तुम लोगों को पैसा देगा, ढेर सारा क्षेत्र देंगे। तो हम लोगों ने देखा था कल के वीडियो में कि अंग्रेज फिर नवाब बनाते हैं मीर कासिम को। मीर जाफर जब गद्दी नहीं छोड़ता है तो थोड़ा जोर जबरदस्ती करने पर मीर जाफर गद्दी छोड़ देता है, उसको कुछ पेंशन वगैरह दे के हटा देते हैं और फिर नवाब बनाते हैं अंग्रेज मीर कासिम को। तो हमने बात किया था नवाब बनाने की खुशी में मीर कासिम ने भी अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, ये 3 बड़े जिलों की जमींदारी अंग्रेजों को दे दिया था। और तीसरे कर्नाटक युद्ध के लिए मीर कासिम ने 5 लाख रुपए भी दिया था अंग्रेजों को। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था कि मीर कासिम ने जो जो वादे किए थे, व्यापारिक सुविधाएं, चूना व्यापार में हिस्सा भी दिया था मीर कासिम ने। मतलब जो जो वादे किया था मीर कासिम ने उन सभी वादों को पूरा किया था। तो अंग्रेजों को कुछ ऐसा लग रहा था कि अभी हमारे पास जो शासक आ गया है, हमें इसी की तो तलाश थी, अब तक कहाँ था ये। चलो देर सही सही मिला तो सही। अंग्रेजों को ऐसे ही शासक की तलाश थी जो अंग्रेज चाहे उसी तरीके से पूरी तरीके से काम करें। और अंग्रेजों को ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि मीर कासिम ने जो जो वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया था। तो अंग्रेजों को लगा ये तो कठपुतली शासक है और हमारे हाथ में कठपुतली शासक मिल गया है, हमें अब कठपुतली शासक मिल गया है, हम जैसे चाहेंगे उससे अपने इशारे पर वैसे नचाएंगे। तो हमने देखा था आगे चलकर दस्तक को लेकर विवाद होता है, तनाव बढ़ता है, फिर युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बक्सर का युद्ध। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा आज का बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं। इधर तो एक साइड तो रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो वर्सेस, इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो था और इस साइड से कौन कौन था, बंगाल। बंगाल के नवाब कौन थे, मीर कासिम।
और इसमें शामिल रहता है अवध भी। आगे हम कहानी बताएंगे कैसे कैसे शामिल हो गए अवध। अवध और इसमें मुगल मुगल भी शामिल रहते हैं। अवध का नवाब उस टाइम पे रहता है सुजाउद्दौला। इसमें मुगल मुगल बादशाह भी शामिल रहते हैं। मुगल बादशाह शाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। तो एक साइड तो ईस्ट इंडिया कंपनी रहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और दूसरी साइड थे बंगाल के नवाब, अवध और मुगल बादशाह। ये तीनों शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध इस युद्ध में शामिल हुई थी। तो आगे देखेंगे कहानी कैसे कैसे क्या क्या हुई, क्या क्या घटनाएं घटी, देखेंगे आगे हम। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं बक्सर युद्ध जो हुआ, उसके क्या कारण थे कि बक्सर युद्ध हुआ, शुरुआत कैसे हुई उसकी। तो देखेंगे पहले कारण। तो अभी हमने जैसा बात किया कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी सोच रही थी, कंपनी ने बनाया था नवाब मीर कासिम को, तो बदले में मीर कासिम ने नवाब बनाने के बदले में अंग्रेजों को उतना पैसा और क्षेत्र दे भी दिया था। तो अंग्रेजों को क्या लगता था, ये तो ससुरा अच्छा शासक मिल गया हमें, एक कठपुतली शासक मिल गया, जैसा हम सोच रहे थे, जैसा खोज रहे थे शासक, वैसा ही हमें मिल गया। अंग्रेजों को तो ऐसी शासक की तलाश थी जो मतलब उन्हें ढेर सारा पैसा देता रहे, बीच बीच में उपहार गिफ्ट वगैरह देता रहे। तो अंग्रेजों को लगा हमारे हाथ में कठपुतली शासक लग गया है, हम इसे अपने इशारों पर जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। और दूसरी तरफ मीर कासिम की सोच क्या थी, मीर कासिम के माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था कि मैंने जो जो वादे किए हैं अंग्रेजों से, एक बार उन वादों को पूरा कर लिया, उसके बाद मैं संप्रभु शासक रहूंगा, उसके बाद मैं स्वतंत्र शासक के तौर पर कार्य करूंगा, अंग्रेज मेरे काम में कोई बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। फिर मीर कासिम की सोच कुछ ऐसी थी कि बस मैंने जो वादे किए हैं उन वादों को मुझे एक बार पूरा करना है, उसके बाद मैं संप्रभु शासक हूँ और संप्रभु शासक के तौर पर कार्य करूंगा, अंग्रेज मेरे बीच में नहीं आएंगे। तो फिर ऐसा ही कुछ चल रहा था। पहले ये पॉइंट को नोट करेंगे, नोट करते चलेंगे। मीर कासिम लिखेंगे। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा बक्सर के युद्ध का एक बड़ा, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा बक्सर के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा बक्सर के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। उसके आगे लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच थी कि मीर कासिम कठपुतली मीर कासिम कठपुतली शासक के तौर पर कार्य करेगा, क्योंकि मीर कासिम ने
मीर कासिम ने किए गए सभी वादों को पूरा 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 किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच थी कि मीर कासिम कठपुतली शासक के तौर पर कार्य करेगा, क्योंकि मीर कासिम ने किए गए सभी वादों को पूरा किया था। हाँ, तो आगे लिखेंगे अब। मीर कासिम ने किए गए सभी वादों को पूरा किया था, उसके आगे लिखेंगे। दूसरी तरफ दूसरी तरफ मीर कासिम मीर कासिम का दृष्टिकोण मीर कासिम का दृष्टिकोण ये था कि एक बार एक बार सभी दूसरी तरफ मीर कासिम का दृष्टिकोण ये था कि एक बार सभी वादों को पूरा करने के पश्चात पूरा करने के पश्चात वह वह संप्रभु शासक शासक रहेगा। संप्रभु शासक रहेगा और संप्रभु शासक के तौर पर कार्य करेगा। शासक के तौर पर कार्य करेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कुछ ऐसा कि मीर कासिम सोच रहा था कि जो मैंने वादे किए हैं उनको पूरा करने के बाद मैं एक संप्रभु शासक रहूंगा, क्योंकि मीर कासिम और मीर जाफर दोनों बिल्कुल ही अलग थे। मीर कासिम मीर जाफर के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। मीर जाफर थोड़ा चमचागिरी करने वाला शासक था, लेकिन मीर कासिम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति और एक शक्तिशाली शासक था। उसके अंदर योग्यता थी, अगर परिस्थितियां उसका साथ देती तो ऐसा हो सकता था, वो अंग्रेजों को पीछे ढकेल सकता था। लेकिन आगे क्या होता है हम देखेंगे अभी। फिर अभी मीर कासिम को क्या लगता है कि अंग्रेज चुट्टा सा हमको छोड़ेगा नहीं। उसने मीर जाफर को हटाया, वैसे मुझे भी वो हटाएंगे आगे चल के। तो मीर कासिम को कुछ ऐसा लग रहा था कि हम हमें मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से भी बचना है मुझे, और अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए मुझे अपनी सेना को मजबूत करना पड़ेगा, और एक आधुनिक सेना की गठन गठन करना पड़ेगा। एक आधुनिक सेना का गठन करना पड़ेगा, और अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना पड़ेगा। मीर कासिम के माइंड में ये सब चल रहा था, क्योंकि मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था, बुद्धिमान था और चालाक भी था। तो फिर आगे क्या करता है वो कुछ ऐसा माइंड लगाता है कि मुझे मतलब कि हम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से जितना ज़्यादा हो सकता है अभी बचें, क्योंकि मीर कासिम समझ रहा था कि अंग्रेजों के पास ताकत है अभी। तो मीर कासिम अभी थोड़ा बच रहा था, और उनके हस्तक्षेप से बचना चाहता था, और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता था, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता था, और एक आधुनिक सेना का गठन करना चाहता था। तो मीर कासिम क्या क्या करता है ऐसा। मीर कासिम ने इसके लिए कुछ कार्य भी किए थे कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, बंगाल में शासन व्यवस्था अच्छा रहे, कानून व्यवस्था अच्छा रहे। तो इसके लिए मीर कासिम कुछ अच्छे कार्य करता है, उसको हम लोग देख लेंगे।
तो ये हो गया बंगाल। और बंगाल में यहाँ पड़ जाता है कोलकाता, कलकत्ता। इधर पड़ जाता है मुर्शिदाबाद। तो अभी क्या था, इधर पड़ जाता है मुर्शिदाबाद, ये कलकत्ता हो गया। तो मुर्शिदाबाद क्या थी, मुर्शिदाबाद सॉरी, बंगाल का मुर्शिदाबाद राजधानी थी, कैपिटल। मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी थी। तो ये जो राजधानी थी कलकत्ता के बहुत ही नजदीक पड़ता था और समुद्र के भी नजदीक था। तो अंग्रेज यहाँ पर मतलब कि उनको आसान पड़ता था यहाँ पर आने जाने में। तो मीर कासिम ने क्या माइंड लगा, राजधानी को थोड़ा इनसे दूर लेके चलते हैं। तो इधर एक जगह है, दक्षिणी बिहार में एक जगह है मुंगेर करके। इधर दक्षिणी बिहार में एक जगह है मुंगेर करके। तो फिर मीर कासिम क्या करता है, अपनी राजधानी को शिफ्ट करता है, कहाँ, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में अपनी राजधानी शिफ्ट करता है। उसने क्यों ऐसा किया, मुंगेर थोड़ा कलकत्ता से दूर भी पड़ता था, समुद्र से भी थोड़ा दूर पड़ता था मुंगेर। अब यहाँ से अंग्रेज आसानी से आ जा सकते थे, यहाँ उनको थोड़ा दूर पड़ता था। उसको लगा ये लोग थोड़ा यहाँ पे हस्तक्षेप हस्तक्षेप कम करेंगे, हमारे बीच में टांग कम अड़ाएंगे अगर हम यहाँ पर रहेंगे। तो उसने अपनी राजधानी को मुंगेर शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद से। तो अब अंग्रेजों को ये बात खटक गई कि चलो मान लो मीर जाफरा तो मान लो कि वो पैसे दे नहीं पा रहा था, कंगाल हो गया था, ये चुट्टा तो हमें हमें चुनौती दे रहा सीधे तौर पर, ये दिखा रहा है कि मैं शासक हूँ। मीर कासिम अभी यही दिखा रहा था कि मैं संप्रभु शासक हूँ, तुम कितनी भी बड़ी शक्ति हो लेकिन शासक तो मैं ही हूँ। तो अंग्रेजों को ये बात खटक गई कि इसने राजधानी शिफ्ट किया, वो भी हमसे बिना पूछे, हमसे इजाजत भी नहीं ली और राजधानी भी शिफ्ट कर दिया। जबकि ऐसा नवाब बनाते टाइम, जब अंग्रेज मीर कासिम को नवाब बना रहे थे, तो ऐसा कुछ समझौता नहीं हुआ था कि आप जो कुछ करेंगे हमसे पूछ के करेंगे। लेकिन बाकी के शासक करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछ के काम करते थे, और जो मीर कासिम था वो पूछ के नहीं करता था, उसके जो मन में आता था वो करता था। तो अंग्रेजों को यह बात खटक गई कि इसने बिना पूछे क्यों किया। तो यहाँ से तनाव शुरू होता है। और आगे देखिए अब क्या होता है। मुंगेर में राजधानी शिफ्ट तो की है। अब मान लो आपका और आपके पड़ोसी के साथ तालमेल नहीं बैठता है, तनाव की स्थिति बनी रहती है, और आपका पड़ोसी क्या करता है, एक बार इतना बड़ा सा AK-47 ला के अपने घर में रख देता है। फिर आपको बेचैनी होगी कि नहीं, चुट्टा बंदूक काहे लाया, बंदूक काहे ला के अपने घर में रख लिया है, और रखा है तो क्यों रखा है, और कुछ बोल भी नहीं रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। और देखते ही देखते उसने फिर तोप भी लाया, आपका पड़ोसी तोप भी ला के रख लिया। फिर आपको और बेचैनी होगी, ये चुट्टा काहे सब बंदूक तोप ला के रख रहा है। और अगले ही दिन उसने, आपके पड़ोसी ने बंदूक आपके घर के सामने तान के रख दिया, बंदूक की नोक को आपके घर के सामने ऐसे करके रख दिया। तो फिर आपको बेचैनी होगी कि नहीं होगी, फिर आप भी जाएंगे बड़ा सा AK-47 ला के अपने घर में रख देंगे कि चुट्टा फायरिंग करेंगे तो हम भी करेंगे। तो मीर कासिम ने कुछ ऐसा ही किया। मीर कासिम ने क्या किया, जब राजधानी यहाँ मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया, तो मीर कासिम ने क्या किया, यहाँ पे तोप और बंदूक का कारखाना भी लगा दिया। भाई जब आधुनिक सेना का गठन कर रहा है तो उसको तोप और बंदूक तो चाहिए ना, तलवार से कितना लड़ेंगे, अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भर भर के हथियार थे। तो मीर कासिम ने मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना भी लगा दिया, कारखाना लगा दिया तोप और बंदूक का। तो अब अंग्रेजों को ये बात और खटक गई कि ये चुट्टा राजधानी तो दूर ले ही गया, ससुरा ऊपर से वहां पर तोप और बंदूक का कारखाना भी लगा दिया, और हमसे बिना पूछे, इजाजत लिया नहीं, राजधानी शिफ्ट कर दी और दूर शिफ्ट किया, जहां थे उससे दूर शिफ्ट किया, समुद्र से दूर ले गया, कलकत्ता से दूर ले गया, और वहां पर तोप और बंदूक का कारखाना भी लगा दिया। अंग्रेजों के दिमाग में चलने लगा, अगर इसको रास्ते से नहीं हटाया गया तो ये आगे चलकर हमें बड़ी चुनौती दे सकता है। अभी लेकिन अंग्रेज कुछ ज्यादा करते नहीं, अभी से तनाव बढ़ना शुरू होता है, अभी देखेंगे आगे क्या होता है। तो एक तो मीर कासिम ने ये काम किया,
और भी कुछ करता है, अभी देखेंगे हम लोग, पहले इतना नोट करते चलते हैं। तो कारण में सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, दूसरा कारण मीर कासिम के कार्य लिख लेंगे। मीर कासिम के कार्य, मीर कासिम के कार्य लिखेंगे। मीर कासिम ने बंगाल मीर कासिम ने बंगाल की राजनीतिक स्थिति और अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे करके लिख लेंगे। जैसे मीर कासिम ने बंगाल की राजनीतिक स्थिति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। यहाँ पे लिख लेंगे मीर कासिम ने बंगाल की लिखेंगे सैनिक स्थिति, लिखेंगे सैन्य क्षमता। मीर कासिम ने बंगाल की सैन्य क्षमता और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे अभी हमने जो देखा, मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ ले गया? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद की जगह मुंगेर को राजधानी बनाया और मुंगेर में तोप एवं बंदूक का कारखाना भी लगाया। कारखाना भी लगाया। तो ये जैसे भी इसको फर्स्ट पॉइंट कर लेंगे। अभी इसके आगे हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, मीर कासिम ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए बंगाल की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो उसमें हमने पहला उदाहरण तो देख लिया ये कि मुर्शिदाबाद से राजधानी शिफ्ट किया मुंगेर में। मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना भी लगाया। तोप और बंदूक का कारखाना भी लगाया। सेकंड पॉइंट देखेंगे, और क्या किया इसने। और जैसे कि उसको अपनी इनकम बढ़ानी थी,
तो सोचता है क्या करे क्या करे क्या करे। हाँ, आइडिया। क्या करता है अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो ये दो सामान हो गया, ये कोई एक सामान हो गया, या कोई दूसरी वस्तु होगी। दो वस्तु मान लो, इस पे पहले टैक्स लगता था 5 रुपए, अभी इसने लगा दिया 10 रुपए, टैक्स बढ़ा दिया। मान लो इस पे नहीं था तो इस पे लगा दिया कुछ टैक्स, तो उसने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, अतिरिक्त कर लगाया। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए उसने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैक्स लगाना शुरू कर दिया वस्तुओं पर। और क्या करता है इनकम बढ़ाने के लिए, और पहले क्या होता था, मान लो एक कोई किसान है, ये इस जमीन पर खेती करता है, इस पे खेती का काम करता है, और ये हो गया नवाब। तो पहले क्या था, किसान इस जमीन पर जो भी खेती करता है, तो बदले में किसान को राज्य के जो शासक रहते थे उनके पास इस खेती मतलब जितना बड़ा आकार रहता था उसके हिसाब से भू राजस्व देना पड़ता था नवाब को, लैंड रिवेन्यू। तो अब अब ऐसे तो कई सारे किसान होंगे, सभी खेती करते थे। उस टाइम पर खेती ही चलती थी, कहाँ इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रीज उतनी थी भारत में। तो मान सभी पूरी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही मान लो निर्भर थी। कृषि का उस टाइम पे बहुत ही मतलब खेती उस टाइम पे बहुत होती थी। तो अधिकतर जो लोग होते थे वो खेती ही करते थे, और फिर उन्हें भू राजस्व देना पड़ता था नवाब को। फिर क्या होता है, अभी नवाब को चाहिए पैसे भू राजस्व, तो एक एक आदमी से लेने जाएगा नहीं, नवाब को इतना टाइम थोड़ी रहेगा कि इधर आओ, तुम अपना चलो लैंड रेवेन्यू दो, तुम भी अपना लैंड रेवेन्यू दो, ए भाई तू किधर जा रहा है, लैंड रेवेन्यू दे अपना, चल। ऐसे नवाब के पास तो इतना टाइम नहीं रहेगा ना, सबके पास जाके अपना जो है भू राजस्व मांगेगा। तो अभी यहाँ पर कौन आता है बीच में, मीडिएटर का काम करने के लिए आते हैं यहाँ पर जमींदार। क्या करते हैं, जो भी मान लो ये इस खेत पर जो भी भू राजस्व देना है किसान को, ये क्या करते हैं इस किसान से लेते थे पैसे, और जाके नवाब के पास जमा करते थे, बदले में इनको कुछ कमीशन होता था। तो फिर क्या था, अभी क्या था, कुछ जमींदार जो थे, अभी अभी कुछ जमींदारों ने मतलब किसान से पैसा तो लिया, लेकिन नवाब के पास जमा नहीं किया। कुछ जमींदार ऐसा करने लगे थे, तो उनके पास बकाया था पैसा। तो मीर कासिम कहता है ससुरा तुम लोग पैसा नहीं जमा करेगा, लैंड रेवेन्यू जमा नहीं करेगा, रुक तो रख बताते हैं। जाके सब पैसा कॉलर पकड़ पकड़ के, सबका कॉलर पकड़ के बोलता है चल पैसा दे पैसा दे। सबसे ऐसे पैसा वसूली करता है, जो भी बकाया बकाया पैसा था जिसके पास था। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये ससुरा राजधानी दूर ले गया, तोप और बंदूक का कारखाना लगाया, आधुनिक सेना का गठन करना चाह रहा है, और तो अब इनकम बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अंग्रेज एकदम खटक गए, मतलब कि अंग्रेजों को बेचैनी होने लगी अंदर से कि ससुरा तो हमें आगे चल के बहुत ही बड़ी चुनौती देने वाला है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अंग्रेजों के माइंड में ये सब चल रहा था, अंग्रेजों ने पकड़ लिया था उसके माइंड को। तो फिर इसको भी लिख लेंगे हम लोग। पहला तो ये मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर को बनाया, वहां पर कारखाना लगाया, तो ऊपर बंदूक का। अभी दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राज्य की आय बढ़ाने के लिए, राज्य की आय बढ़ाने के लिए मीर कासिम ने बढ़ाने के लिए मीर कासिम ने अतिरिक्त कर लगाया। अतिरिक्त कर लगाया, और जमींदारों से जमींदारों से बकाया राजस्व की वसूली भी की। सही लिख लेंगे, लिखेंगे ऐसे, मीर कासिम के इन कार्यों से
अंग्रेजों का चिंतित होना स्वाभाविक था। अब अंग्रेज देखेंगे ये सब मीर कासिम ऐसे ऐसे काम कर रहा है तो चिंता तो उनको होगी ही। तो उसकी छोड़ लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे। कारण में तीसरा तीसरा कारण क्या था, लिखेंगे तनाव बढ़ाने वाली घटनाएं। तनाव बढ़ाने वाली घटनाएं। तनाव कैसे बढ़ता है, मतलब वहां तक तो अंग्रेज उससे चिंतित थे ही, वो देख रहे थे, उनके माइंड में चल रहा था इसको रास्ते से हटाना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी देखते हैं। जो बिहार था, बिहार बिहार का जो बिहार का जो नायब सूबेदार था, यानी कि डिप्टी गवर्नर, जो नायब सूबेदार था बिहार का, वो था राम नारायण। नारायण बिहार का डिप्टी डिप्टी सूबेदार था, मतलब कि नायब सूबेदार था। तो ये इसकी रामनारायण की और ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत अच्छा खासा तालमेल था। ये मतलब कि अंग्रेजों का भरोसेमंद अधिकारी था, अंग्रेजों की सभी बातें मानता था, मतलब इसका झुकाव जो था अंग्रेजों के साइड था। और मीर कासिम को ये सब बात पसंद नहीं आती थी, क्योंकि जब ये भारतीय है तो मीर कासिम के माइंड में ये था कि इसे हमारी तरफ रहना चाहिए, लेकिन ये तो अंग्रेजों का साथ दे रहा है। तो मीर कासिम इससे चिढ़ता था, और ये काफी शक्तिशाली शासक था, इसकी स्थिति काफी अच्छी थी। ऊपर से अंग्रेजों का सपोर्ट भी इसको मिलता रहता था। तो मीर कासिम इससे चिढ़ता था, और मीर कासिम को कुछ ऐसा लगता था कि अगर आगे चलकर कभी अंग्रेजों से अगर हमारा युद्ध होगा तो ये चुट्टा तो जाके अंग्रेजों का साथ देगा। तो मीर कासिम ने ऐसा कुछ मतलब दिमाग लगाया कि इस चुट्टे को पहले रास्ते से हटाना है, फिर हम अंग्रेजों को बाद में देख लेंगे। नहीं तो आगे चलकर कभी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से तनाव तो चल ही रहा था, मीर कासिम को पता था नहीं तो कल युद्ध होगा ही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे बीच कभी युद्ध हुआ तो ये चुट्टा जाके अंग्रेजों का साथ देगा, तो इसलिए पहले हम इसको अभी से ही रास्ते से हटा देते हैं। तो फिर मीर कासिम क्या करता है, ये था बिहार का नायब सूबेदार, इसको पद से हटाता ही है और साथ ही साथ मृत्यु दंड भी देता है। अंग्रेजों ने मना किया था कि उसको कुछ मत करना, राम नारायण को कुछ मत करना, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध मीर कासिम ने उसको मृत्यु दंड दिया। अब इससे तनाव और बढ़ गया, तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ था, अभी और बढ़ गया। इसको जो है मीर जाफर भी इसको मारने वाला था, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया कि नहीं। तो मीर जाफर की हिम्मत नहीं हुई थी, मीर जाफर ने तो इसको छोड़ दिया, क्योंकि उसकी उसकी हिम्मत नहीं हुई थी, अंग्रेजों ने मना कर दिया था। तो लेकिन मीर कासिम नहीं नहीं बात माना अंग्रेजों की, मीर कासिम ने नहीं छोड़ा, उसको टपका दिया। तो इससे और तनाव बढ़ गया। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तनाव बढ़ाने वाली घटनाएं लिखेंगे। मीर कासिम ने मीर कासिम ने अंग्रेजों के अंग्रेजों के भरोसे मंद अधिकारी राम नारायण को अंग्रेजों की अंग्रेजों के इच्छा के विरुद्ध कह लो या फिर अनिच्छा के बावजूद
इच्छा के विरुद्ध मृत्यु दंड दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के भरोसेमंद अधिकारी राम नारायण को अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध मृत्यु दंड दिया। तो इससे तनाव और बढ़ गया। अंग्रेज और भी खिलमिला गए कि ससुरा क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही बड़ी चुनौती देगा आगे चलकर। तनाव पहले से था। अंग्रेज अंग्रेज अभी और गुस्सा आ जाते हैं। फिर अंग्रेज बदले में क्या करते हैं, अभी अंग्रेज छोड़ेंगे थोड़ी। जब मीर कासिम ने उनके भरोसेमंद अधिकारी को मारा है, तो अंग्रेज भी चुप बैठने वाले तो है नहीं। तो अंग्रेज भी क्या करते थे, बीच बीच में ऐसे टाइम पर जो मीर कासिम के अधिकारी रहते थे उनको अंग्रेज इससे अपमानित करते रहते थे, मतलब उनका बेइज्जती करते रहते थे, अपमानित करते रहते थे। और प्रजा पर बहुत ही जो है अत्याचार करते थे। प्रजा को, आम जनता जो थी उसको बहुत ही प्रताड़ित करते थे। जैसे हमने बात किया था कि पलासी युद्ध के बाद कंपनी के पास राजनीतिक शक्ति आ गई थी। कंपनी की गिनती एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में होने लगी थी, तो उसकी राजनीतिक शक्ति बढ़ जाती है, तो कंपनी उसका दुरुपयोग करती है। दुरुपयोग कुछ इस प्रकार करती है कि मान लो कोई सामान भारतीय कारीगर 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो उनसे जबरदस्ती वो 10 रुपए में, 5 रुपए में खरीदते थे कि दो, कैसे नहीं दोगे। मतलब अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय कारीगरों के जो वस्तुएं रहती थी उन्हें उनसे जबरदस्ती जो है सस्ते में खरीदते थे और अपने सामानों को जबरदस्ती महंगे दाम में खरीदने के लिए उनको बाध्य करते थे। अगर मान लो कि कोई ऐसा नहीं भी कर रहा है, थोड़ा जोर जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं हम खरीदेंगे आपका सामान, हम अपना सामान सस्ते में नहीं बेचेंगे, तो अंग्रेज सजा भी देते थे उनको। सोचो, जबरदस्ती, मतलब कि यहाँ पर अंग्रेज ऐसा कर रहे थे, लूटपाट तो चल ही रहा था। मतलब कि अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे, अगर सस्ते में उनको सामान नहीं दे रहे हो, तो अंग्रेज क्या करते थे, कोड़े भी मारते थे, उनको सजा देते रहते थे, बीच बीच में ऐसे कोड़े कोड़े मारते रहते थे। तो मतलब कि अंग्रेजों ने बहुत ही अत्याचार किया, जो आम जनता थी उसको बहुत ही प्रताड़ित किया। तो इससे इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे। दूसरी तरफ दूसरी तरफ दूसरी तरफ अंग्रेजों ने दूसरी तरफ अंग्रेज, ऐसे लिखेंगे, दूसरी तरफ अंग्रेज मीर कासिम के अधिकारियों को बीच बीच में, ऐसे लिखेंगे, समय समय पर अधिकारियों को समय समय पर अपमानित करते थे। दूसरी तरफ अंग्रेज मीर कासिम के अधिकारियों को समय समय पर अपमानित करते थे और प्रजा पर अत्याचार भी करते थे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। तनाव तो अभी बढ़ गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच तनाव ऐसे धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। फिर ये घटनाएं ऐसी घटनी शुरू हुई। फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कारण में देखेंगे चौथा पॉइंट क्या रहता है, लिखेंगे, दस्तक को लेकर विवाद। दस्तक को लेकर विवाद, तो हमने बात किया था दस्तक को लेकर एक बार फिर से टकराव होगा, एक बार फिर से विवाद होगा दस्तक को लेकर, और वहीं पे से टकराव शुरू होता है। तो अभी क्या था, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो उसके कर्मचारी थे, तो प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को तो पहले से ही जो है फ्री ट्रेड की अनुमति थी कि आप व्यापार पर टैक्स नहीं देना है आपको, अगर दस्तक दिखा दिया तो। लेटर होता था एक, हमने बात किया था।
तो पलासी युद्ध के बाद जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको भी ये छूट मिल गई कि आप भी लेटर दिखाएंगे दस्तक तो आपको भी टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये छूट तो कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों की थी ना, कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों के को ये छूट थी। जो भारतीय व्यापारी थे उनको तो ये छूट नहीं थी ना। अब सपोज भारतीय व्यापारी कोई सामान बेच रहे हैं तो उनको टैक्स देना पड़ रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा दाम में बेचेंगे, और अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो सस्ते दाम में बेचेंगे। तो जो भारतीय व्यापारी थे वो प्रतिस्पर्धा में पिछड़ पिछड़ जाएंगे ना। फिर अंग्रेज अब क्या करते थे, जो कंपनी कर्मचारी थे उनको तो मान लो दस्तक दिखा दिए तो उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। जो भारतीय व्यापारी थे उनको टैक्स देना पड़ता था व्यापार के लिए। तो अभी क्या था, मान लो ये कोई भारतीय व्यापारी है, मान लो ये कोई भारतीय व्यापारी है, ये इसे इसको जगह जगह पर जो है 100-200 ऐसे टैक्स देना पड़ता है। अभी वो 100-200 जगह जगह पर टैक्स दे रहा है भारतीय व्यापारी है, तो 5 जगह पर दिया तो उसका 500-600 तो टैक्स में ही चला जाएगा। तो इससे इससे क्या होता था, राज्य को आय होती थी, राज्य का इनकम होता था, राज्य को जो नवाब था उसकी अर्थव्यवस्था ठीक थी, चल रही थी, इनकम पैसा मिलता रहता था। लेकिन जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, दस्तक दिखा दिया बस चलो निकल जाओ आगे। तो फिर कंपनी के कर्मचारी अभी क्या दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं जो भारतीय व्यापारी थे उनको कंपनी के कर्मचारी क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी इनको कहते हैं कि भैया तुम क्या जगह जगह पर 100-200 टैक्स देते रहते हो, हमसे दस्तक ले लो ना, हमसे दस्तक ले लो, कुछ पैसे हमें दे देना, दस्तक दिखा के जो है फ्री में अपना व्यापार करो, फ्री ट्रेड करो, पैसे देने की क्या जरूरत है नवाब को। उससे भारतीय व्यापारी को भी, हाँ यार बात तो सही कह रहा है, भारतीय व्यापारी को लगा बात तो बंदा ठीक कह रहा है, हम जगह जगह पर जो है इतना टैक्स देते रहते हैं, मान लो ये कोई दस्तक दे रहा है 500 में, तो खरीद लेते थे भारतीय व्यापारी कि ठीक है भैया हमें भी दे दो। तो कंपनी के कर्मचारी दस्तक उपलब्ध कराते थे, मतलब दस्तक देते थे, जो भारतीय व्यापारी थे उनको भी देते थे। तो अब क्या हुआ, भारतीय व्यापारी ने दस्तक लिया और जहाँ भी टैक्स देना है दस्तक दिखा दिया, भैया दस्तक है हमारे पास, टैक्स नहीं दे तो हम, फिर वो भी इससे आगे निकल जाते थे। तो इससे क्या होता था, जब दस्तक कंपनी कर्मचारी देते थे भारतीय व्यापारियों को, तो कंपनी कर्मचारियों को तो इनकम हो रही थी, लेकिन यहाँ पर लॉस किसको हो रहा था, नवाब को। क्योंकि जब भारतीय व्यापारी टैक्स दे रहे थे तो वो पैसा किसको जा रहा था, नवाब के पास, राज्य के पास जा रहा था। लेकिन अभी जब टैक्स नहीं दे रहे हैं तो दस्तक दस्तक को खरीदने में उनका पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है अंग्रेजों के पास। तो फिर इससे नुकसान हो रहा था किसका, नवाब का, मीर कासिम का। तो मीर कासिम ने कहा ये भैया ठीक नहीं चल रहा है। मीर कासिम ने कहा अंग्रेजों से कि भाई तुम लोग ट्रेड करो ना, तुम लोग फ्री ट्रेड करो, लेकिन जो हम टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, हम जो रेवेन्यू हमें आ रहा है, जो पैसा आ रहा है भारतीय व्यापारियों से, वो तो आने दो हमें। लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार ही नहीं थे, अंग्रेजों को इससे इनकम हो रहा था, अंग्रेज नवाब की बात मानने को तैयार नहीं थे। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख लेंगे। दस्तक को लेकर यहाँ पर काफी बड़ा विवाद होता है। दस्तक को लेकर विवाद लिखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी दस्तक को अवैध तरीके से, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी दस्तक को अवैध तरीके से भारतीय व्यापारी भारतीय व्यापारियों को उपलब्ध करा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी दस्तक को अवैध तरीके से भारतीय व्यापारियों को उपलब्ध करा रहे थे। इससे इससे नवाब यानी कि मीर कासिम, नवाब को नुकसान, या फिर लिखेंगे आर्थिक नुकसान।
आर्थिक नुकसान हो रहा था। इस नवाब को आर्थिक नुकसान हो रहा था और नवाब यानी कि मीर कासिम ने इस मुद्दे पर ऐसे लिखेंगे, मीर कासिम ने इस मुद्दे पर, मतलब कि मीर कासिम कहता था कि तुम लोग फ्री ट्रेड कर रहे हो तो करो, तुम लोग टैक्स नहीं दे रहे हो तो मत दो, ठीक है, लेकिन जो भारतीय व्यापारी दे रहे हैं उनको तो देने दो। लेकिन अंग्रेज मानने को ही तैयार नहीं थे। अंग्रेज कह रहे थे नहीं, हम दस्तक को उपलब्ध करवाएंगे, भारतीय व्यापारी को देंगे, इससे हमारी इनकम हो रही है। अंग्रेज मान नहीं रहे थे नवाब की बात। नवाब ने इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मतलब अंग्रेज मान नहीं रहे थे, समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। तो अभी 5वां पॉइंट की बात करेंगे, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था, मतलब पिक्चर तो पहले से ही क्रिएट होती चली आ रही थी, तनाव पीछे से ही बढ़ता आ रहा था, लेकिन वो क्या परिस्थिति आई जिसके जिसके बाद आमने सामने का युद्ध, टकराव होना और भी शुरू हुआ। तात्कालिक कारण, तो अब देखो, अब क्या होता है, जब जब नवाब ने कहा कि तुम दस्तक का दुरुपयोग इस तरीके से मत करो, कि मतलब आप तो फ्री ट्रेड कर ही रहे हो, भारतीय व्यापारी जो हमको टैक्स दे रहे हैं वो तो देने दो, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। बातचीत करना चाहा था नवाब ने, मीर कासिम ने बातचीत से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर अभी अभी मीर कासिम क्या दिमाग लगाता है, मीर कासिम कहता है दस्तक तो भारतीय व्यापारी खरीद ही रहे हैं अंग्रेजों से, अंग्रेजों के पास वो इनकम जा रही है, और ना तो हमें उसका टैक्स मिल रहा है, ना तो दस्तक से कुछ पैसा वगैरह मिल रहा है। जो भी पैसा जा रहे हैं वो जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के पास। तो फिर मीर कासिम कुछ ऐसा दिमाग लगाता है, मीर कासिम कहता है कि सुनो सुनो सुनो, आज से ढोलकपुर में सभी भारतीय व्यापारियों को व्यापार के लिए कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो फिर मीर कासिम कहता है कि अब से भारतीय व्यापारी को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, उसने टैक्स ही खत्म कर दिया कि व्यापार जो भी करेगा उसे टैक्स कोई देने की कोई जरूरत नहीं है, आप व्यापार करिए, इसे फ्री ट्रेड करिए, टैक्स वैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंग्रेजों ने गुस्सिया गया, फिर चोट्टा तुम ऐसा क्यों कर रहा है। अब मीर कासिम कहता है कि जब दस्तक का पैसा जा ही रहा है अंग्रेजों के पास, तो वो तो भारतीयों के ही पास से जा रहा है, तो क्यों ना हम इसे फ्री ही कर दें, तो जो पैसा जा रहा है अंग्रेजों के पास वो तो कम से कम उनके पास रहेगा। तो फिर अभी मीर कासिम ने फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी कि कर मुक्त व्यापार करिए आप लोग। फिर अंग्रेज चुट्टा लोग इस बात पर बहुत ही चिढ़ गया, अंग्रेजों को यह बात बहुत खटक गई कि भारतीय व्यापारी हमारी बराबरी कैसे करेंगे, हम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो क्या भारतीय व्यापारी भी टैक्स नहीं देंगे, इस असुरन को तो देना ही पड़ेगा टैक्स। तो भारतीय उसमें इसमें भी सबसे ज्यादा एक एलिस नाम का अधिकारी था, वो ज्यादा उछलता था। तो नवाब की नजरों में था ये, नवाब सोचता था चलो इसको आगे देख लेंगे हम। तो फिर यहाँ से तनाव होना शुरू होता है, जब नवाब ने कर मुक्त व्यापार की फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी भारतीय व्यापारियों को, तो अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय व्यापारी हमारी बराबरी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आमने सामने जो है संघर्ष होना स्टार्ट होता है। 1763 में इसी मुद्दे को लेकर, जो फ्री ट्रेड की अनुमति दी थी मीर कासिम ने, इसी मुद्दे को लेकर जो है काफी कुछ छोटे-मोटे जो है कुछ युद्ध लड़े जाते हैं, छोटा मोटा संघर्ष होता है नवाब और कंपनी के बीच में। और एक
इसी में एक बीच ये होता है, जैसे कि एक एलिस नाम का अधिकारी था। वो जब मीर कासिम ने फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी, तो एलिस नाम का जो अधिकारी था वो ज्यादा उछलता था। तो अभी क्या होता है, जब मीर कासिम अंग्रेजों से आमने सामने के युद्ध होते हैं, कुछ छुटपुट युद्ध होते हैं, कई युद्ध होते हैं 1763 में, तो मीर कासिम थोड़ा मतलब कि हारता जाता है, हार रहा था अंग्रेजों से। अभी उसकी अंग्रेजों का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ रहा था, अंग्रेजों के पास सेना बड़ी थी, हथियार बड़े थे, तो पलड़ा तो भारी पड़ेगा ही। तो फिर ऐसा क्या होता है, मुंगेर जो था, मुंगेर राजधानी थी, यहाँ पर रहता था मीर कासिम। तो फिर जब पलड़ा भारी पड़ने लगा अंग्रेजों का, जब मीर कासिम हारने लगा अंग्रेजों से, तो मीर कासिम शिफ्ट हो गया कहाँ, पटना में। पटना में मीर कासिम शिफ्ट हो गया, फिर पटना में रहने लगा। एक एडिस नाम का अधिकारी था, कहता है ससुर आज एकरा नवाब को आता हम टपकाइए देंगे, या फिर पटना पर कब्जा कर ही लेंगे हम। पटना पे उस टाइम पे किसका कब्जा था, नवाब का, यानी कि मीर कासिम का कब्जा था उस टाइम पर पटना पर। तो इली जाता है, अपनी कुछ छोटी मोटी सेना लेकर जाता है पटना पटना में कब्जा करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाता है, असफल रह जाता है। पटना पर कब्जा करने के लिए जाता है। अब मीर कासिम ने कहा, अरे चोट्टा, हम पटना आ गए फिर भी तुम लोग से नहीं देखा जा रहा है। मीर कासिम क्या करता है, पटना में अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था, तो मीर कासिम जाता है, एक एलिस नाम का अधिकारी रहता है, यही ज्यादा उछल कूद कर रहा था ससुरा। एलिस ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था ये। तो पटना में जो इनका व्यापारिक केंद्र था वहीं पर थे। तो मीर कासिम पटना में रहता था, एलिस नामक अधिकारी जब कुछ सैनिकों को लेकर गया पटना पर कब्जा करने के लिए, कर नहीं पाया, लेकिन इससे मीर कासिम गुस्सिया गया। मीर कासिम इससे काफी गुस्सिया गया, अरे चुट्टा, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, अब तो रखना छोड़ दो ससुरा, देखा हूँ क्या करते हो अब। तो मीर कासिम कहता है, चल रे, ए निकाल निकालो डंडा, निकालो डंडा निकालो, चलो चलो आज ससुरा इसको छोड़ना नहीं, आज इसको कूट के रहेंगे एकदम, टपका ही देंगे इसको। फिर जाता है मीर कासिम और भी सेना लेके जाता है पटना में, जो एलिस रहते हैं उसके साथ कुछ 45 और भी लोग रहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रहते हैं। 45 और भी यूरोपीय लोग रहते हैं एलिस के साथ, और एलिस रहता है 45 और भी लोग रहते हैं। तो जाता है नवाब मीर कासिम जब अपनी सेना लेके, तो जो एलिस के साथ रहते हैं वो कहते हैं, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो कौन आया है। तो जब देखता है एलिस, कहता है, नवाब महाराज यहाँ गई हूँ, कम से कम बता के आते। नवाब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बता के आते थे। नवाब कहता है, चुट्टा, तुम बाहुबली फिल्म नहीं देखा है? एलिस कहता नहीं, नहीं देखा है। नवाब कहता है, अच्छा पुष्पा तो देखा ही होगा। फिर एलिस कहता है, नहीं पुष्पा भी नहीं देखे हैं। फिर मीर कासिम कहता है, अच्छा पुष्पा 2 तो देखा होगा, वो तो अभी नई नई फिल्म निकली है, हाल ही में आई हुई फिल्म है, ज्यादा पुरानी भी नहीं हुई है। तो एलिस कहता है, हाँ मैंने उसका वो पूरा फिल्म तो नहीं देखा है, लास्ट का जो सीन था यूट्यूब पे मैंने देख लिया था, फाइट वाला सीन। तो मीर कासिम कहता है, अरे चुट्टा, अब तूने देखा ना कैसे मारता है पुष्पा, ऐसे ही तुरक धोएंगे अब, या खुचाक खुचुक 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 करके एलिस के साथ साथ जो 45 अधिकारी रहते हैं उन सभी को भी वहां पे टपका देता है मीर कासिम। तो ऐसे ऐसे 1763 में कई, जो यहाँ पर जो एलिस को टपकाया, इसके साथ में 45 और यूरोपीय लोग थे, इन लोगों को निपटा दिया था मीर कासिम ने। मीर कासिम ने इसको निपटा दिया। तो ये पटना में हुआ था, इसको पटना हत्याकांड कहते हैं, पटना हत्याकांड या फिर पटना नरसंहार, जो भी कह लो। इस घटना को जब मीर कासिम ने एलिस और 45 यूरोपीय लोगों को मार दिया, इस घटना को पटना हत्याकांड या फिर पटना नरसंहार कहते हैं। तो ऐसे कई कई और भी आगे जो है युद्ध होता है। मीर कासिम जो अंग्रेजों को टपकाया, उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को मारा, तो अंग्रेज के चुप बैठेंगे? अंग्रेज चुप थोड़ी बैठेंगे, अंग्रेज तो पहले से उसके पीछे लगे हुए थे। अब मीर कासिम ने और टपका दिया, अंग्रेज और गुस्सिया गया, फिर हुआ, तुमने हमारे अधिकारी को मार दिया, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। फिर वहां से और कुछ युद्ध होते हैं। 1763 में कई छोटे मोटे युद्ध होते हैं और मीर कासिम हारता जा रहा था, हारता जा रहा था। मीर कासिम का पलड़ा कमजोर पड़ता जा रहा था। मीर कासिम लगातार हारता जा रहा था। तो मीर कासिम क्या करता है, फोन लगाता है अवध को। अवध में उस टाइम पे नवाब कौन था, सुजाउद्दौला। मीर कासिम फोन लगा कहता है, हेलो भाई। तो ये नवाब था अवध का, सुजाउद्दौला कहता है, हाँ बोल ससुरा,
कोई काम वगैरह तो होगा कोई काम वगैरह होगा तभी फ़ोन किए हो तुम, वैसे कभी हाल चाल लेने के लिए तो तुम फ़ोन करते नहीं हो। तो मीर कासिम कहता है, हाँ यार एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। तो अवध कहता है, का हेल्प चाहिए बउआ, बोल, जो हेल्प चाहिए बताओ, हम देंगे हेल्प तुमको। मीर कासिम कहता है, मैं आपके पास वहां पर आके बताता हूँ। तो अवध कहता है, ठीक है बउआ, आ जाओ, बता दो क्या क्या हेल्प चाहिए। तो जो मेरी बारी शुरू हो गई। जो मीर कासिम था, हेल्प मांगता है, मदद किससे? अवध से। अवध के जो नवाब थे, मैंने बात किया सुजाउद्दौला, उससे मदद मांगते हैं। जाता है अवध के पास। अवध से क्या कहता है मीर कासिम कि अंग्रेजों का पलड़ा अभी भारी पड़ रहा है, हम अंग्रेजों से जीत नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सेना वेना की मदद दे तो हम जीत जाएंगे अंग्रेजों को, फिर बाद में आप भी कभी हमसे मदद मांगेंगे तो हम भी आपकी मदद कर देंगे। जो सुजाउद्दौला था, अवध का नवाब, वो कहता है, नहीं नहीं, बाद में नहीं, हम अभी तुम्हारी हेल्प करेंगे लेकिन उसके बदले में तुमको कुछ देना पड़ेगा। तो मीर कासिम कहता है, क्या चाहिए भैया, बताओ क्या चाहिए। तो सुजाउद्दौला कहता है, इतना पैसा चाहिए हमें, कुछ पैसों की मांग करता है, बड़ी राशि। कहता है, इतना हमें पैसा चाहिए, और जो बिहार का क्षेत्र है, बिहार तुमको हमें देना पड़ेगा। तब मीर कासिम के पास सिचुएशन कुछ ऐसी थी, उधर से अंग्रेज थे और इधर से मीर कासिम, मरता क्या न करता, कहता ठीक है चलो भैया ले लेना, वैसे भी हम अंग्रेजों के सामने हार ही जाएंगे तो पूरा ही ले लेंगे, चलो ले लेना, बिहार तुम ले लेना हमसे, और कुछ पैसे भी हमसे ले लेना, ऐसा मीर कासिम कहता है सुजाउद्दौला को। लेकिन होता क्या है, जब मीर कासिम अवध से मदद हेल्प मांगने के लिए आता है 1763 में, तो जो अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, देखते हैं ये बंगाल का, इधर अगर बात करें तो ये हमारा बंगाल हो गया, इधर अवध हो गया, इधर दिल्ली हो गया, ये बंगाल, अवध, दिल्ली। तो जब मीर कासिम भाग के आया अवध के पास, मीर कासिम भाग के आया अवध के पास, तो अंग्रेजों ने देखा मीर कासिम तो चला गया है डर के मारे। तो मीर कासिम क्या करते हैं, मीर जाफर को नवाब के पद से हटाया था, वापिस से मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर रहे हैं। अभी अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब किसको बना दिया, बंगाल का, बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर को दोबारा से। जब मीर कासिम अवध से मदद मांगने के लिए अवध में आया, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अभी मीर कासिम है अवध में। तो उस टाइम पे क्या था, अवध अवध की शक्ति एक बड़ी गिनतियों में होती थी, एक महत्वपूर्ण, उसके पास मतलब एक बड़ी सेना थी अवध के पास, 40 कुछ, मतलब 40-50 हजार की कुछ सेना थी। अवध की गिनती एक बड़ी शक्तियों की गिनती में होती थी अवध की। लेकिन उस टाइम पे जो मुगलों की स्थिति थी, मुगलों की स्थिति बद से बदतर, एकदम हालत खराब थी मुगलों की। अगर मैं बताऊं आपको, मुगलों की स्थिति कुछ ऐसी थी, जो उस टाइम पर मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उस टाइम पर मुगल बादशाह थे। जब ये जाता है मीर कासिम अवध से मदद मांगने के लिए, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की कुछ ऐसी स्थिति कुछ ऐसी थी शाह आलम द्वितीय की, कि वो एक अपने मंत्री के डर से दिल्ली छोड़कर, दिल्ली का लाल किला छोड़कर अवध के पास आकर बैठे हुए थे, छुप कर बैठे हुए थे। शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह की बात कर रहा हूँ मैं। सोचो, बादशाह की हालत ये है कि वो एक अपने मंत्री से डर के अपने प्रांतपति के पास रुका हुआ है। सोचो क्या, मतलब बादशाह की क्या ही वैल्यू रह गई होगी। तो लेकिन बादशाह के पास कुछ 1000-2000 लोग रहते थे, गायक नर्तक वगैरह सब रहते थे। और जो अवध का, जो मतलब कि, और अभी भी हम मुगलों का सांकेतिक तौर पर जो था शासक, मुगलों को मतलब लोग अपने बॉस के रूप में देखते थे, भले अलग अलग हो गए थे, अपना शासन अलग अलग चलाने लगे थे, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर ही, सांकेतिक तौर पर ही मुगलों का महत्व था। अभी कागज पर मुगलों का अस्तित्व था, और जो राजे थे वो मुगलों को अपना बॉस के तौर पर देखते थे। तो अवध ने उसको अपने पास बैठा के रखा था। उस टाइम पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अवध के पास बैठा हुआ था, निठल्ला था, कुछ काम वाम तो था नहीं। जब मीर कासिम अवध से मदद मांगने आया, अवध ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो उसी टाइम पर जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, अवध में बैठा हुआ था सुजाउद्दौला के पास, वो कहता है चलो हम भी इस युद्ध में भाग लेंगे, देखेंगे अंग्रेजों को, ससुरन को कैसे जीतते हैं वो लोग। तो वो भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है।
तो उसके पास तो उसकी कोई ऐसी वैल्यू थी नहीं, उसके शामिल होने का ना होने का वैसा कुछ खास मतलब था नहीं। मेन शक्ति यहाँ पर थी अवध के शासक की, क्योंकि अभी अवध के पास 40 से 50,000 की सेना थी, और जो मीर कासिम था उसके पास भी कुछ खास वैसी सेना रह नहीं जाती है, क्योंकि पलासी की लड़ाई के पहले बंगाल के नवाब के पास सेना थी, बड़ी सेना थी, लेकिन पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने सेना को कम कर दिया, मतलब वहां पर अपनी सेना तैनात कर दी, ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया, और बंगाल के नवाब के पास सेना मतलब एकदम कम कर दिया। 4 से 5 हजार कुछ लगभग सेना थे मीर कासिम के पास। और जो ये था, मीर कासिम के पास 4-5 हजार सेना थी, अवध के पास 40 से 50 हजार सेना थी, और मुगल भी इसमें शामिल हो गया। उसके पास तो मतलब ताकत वगैरह थी नहीं, बस ऐसी सांकेतिक तौर पर वो भी शामिल होगा कि चलो हम भी है इस युद्ध में, हम भी शामिल होते हैं। तो इधर से कौन कौन है? अवध, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम, और एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं। तो ये तीनों एक तरफ से हैं, और एक तरफ से है ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी बंगाल का नवाब इस टाइम पे कौन है? मीर जाफर हैं। जैसे मीर मीर कासिम यहाँ पर आता है, उधर बंगाल का नवाब बन गया मीर जाफर। तो अब ये लोग जाते हैं अपनी अपनी सेना लेकर बक्सर नामक युद्ध पर, बक्सर नामक स्थान पर जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, ये तीनों। तो होता कुछ ऐसा है, हमने बात किया इधर ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया हेक्टर मुनरो वर्सेस, इधर से हो गया बंगाल, और इधर से हो गया अवध, इधर से हो गया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इन इन लोगों के पास कितनी सेना थी? लगभग 50, इन तीनों की सेना मिलाकर लगभग 50 से 60 हजार सेना थी इन लोगों के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस टाइम पर बहुत कुछ खास सेना थी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लगभग 8,000 कुछ सैनिक रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो अभी देखो क्या होता है, इस असुरन को इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद ये चुट्टन का अंग्रेजों का मात्र 8,000 की सेना 50 से 60 हजार की सेना को पराजित कर देते हैं। सोचो कैसी सेना रही होगी, एकदम पिछड़ा सैन्य संगठन, कंठी सेना थी। हमने बात किया था भारतीय सेना मतलब कैसी थी, प्रशिक्षण नहीं था उनमें, अनुशासन नहीं था, समर्पण का भाव नहीं रहता है, और उस तरीके से कुशलता नहीं थी भारतीय सैनिकों में। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से, तो नहीं कहेंगे बड़ा युद्ध होता है, वैसे जैसे पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने चालाकी करने की कोशिश की थी, पलासी के युद्ध में वहां पर उनकी पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की चालाकी चल गई थी, लेकिन यहाँ बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी चालाकी चली नहीं थी। इसलिए तो पलासी को धोखे और विश्वासघात की सफलता कही जाती है, लेकिन बक्सर युद्ध को ऐसा नहीं कहा जाता है। बक्सर युद्ध आमने सामने की लड़ाई थी, अंग्रेजों ने चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे अपनी चालाकी में। तो युद्ध होता है यहाँ पर 50 से 60 हजार की सेना, यहाँ पर 8,000 की सेना, तो लड़ते हैं, अंग्रेज तो जीत जाते हैं। तो अंग्रेज इस युद्ध में इतने कम सैनिक होने के बाद भी क्यों शामिल हो गए? उनको लगा नहीं होगा कि हम हार जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अड़यार युद्ध जब डुप्ले ने जीता था, पहले कर्नाटक युद्ध में, आप लोग को याद होगा, अड़यार युद्ध में जब डुप्ले जीता था, तो उस युद्ध ने, अड़यार युद्ध ने यूरोपियन की आंखें खोल दी थी कि हमारी एक छोटी सेना तोप और बंदूक के दम पर भारतीयों की बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर सकती हैं। ये अड़यार युद्ध के बाद यूरोपियन की आंखें खुल गई थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों को कॉन्फिडेंस था कि हम जीत जाएंगे, और जीत लेते हैं वो। तो ये सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। और ऐसे ही बक्सर का युद्ध होता है, ये चुट्टा लोगन का पराजय होता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से निर्णायक पराजय होती है, मतलब हार जाते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो ये सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे। तात्कालिक कारण लिखेंगे, मीर कासिम ऐसे लिखेंगे। जब दस्तक को लेकर विवाद हुआ था, तो मीर कासिम ने बातचीत करना चाहा था, लेकिन समाधान नहीं हो पाया था। भारत में जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम दस्तक देंगे भारतीय व्यापारी को, उनसे पैसा लेंगे। तो फिर आगे मीर कासिम क्या करता है, अंततः ये तो लिखेंगे, दस्तक दस्तक को लेकर दस्तक को लेकर
हुए विवाद का समाधान हुए विवाद का समाधान ना होने पर दस्तक को लेकर हुए विवाद का समाधान ना होने पर मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भारतीय व्यापारियों को कर मुक्त फ्री ट्रेड, उसने नवाब ने कहा था अभी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है व्यापार पर। भारतीय व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। भारतीय व्यापारी को कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। इस इसको लेकर इसको लेकर अनुमति प्रदान की। इसको लेकर अंग्रेज काफी, नहीं ऐसे लिखेंगे, अनुमति प्रदान की। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। जब नवाब ने कहा कि अब भी आप लोग फ्री ट्रेड करो, आपको कर देने की जरूरत नहीं है, व्यापार के लिए आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, क्योंकि जो उनकी अवैध कमाई थी, जो वो दस्तक दे करके पैसा ले रहे थे, वो उनकी इनकम, अंग्रेजों की इनकम बंद हो गई थी। तो अंग्रेज स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेज इसका विरोध तो करेंगे ही। तो अंग्रेजों ने विरोध किया। पटना में जाकर ये नवाब को जो है पटना पर कब्जा करने की कोशिश की। अब मीर कासिम भाई को आ गया गुस्सा, भाई ने टपका दिया 40 और 45 अधिकारियों को। मारने के बाद भाई ने कहा, मीर कासिम ने, करके सबको ढेर में, बन के निकला शेर में, मेरी आवाज में है दम, रहे कदम में कदम। फिर अंग्रेजों कहते हैं, रुक चुट्टा तोरा बताते हैं, करके सबको ढेर में बताते हैं तोरा को। छोटी मोटी कुछ 63 में युद्ध होती हैं और 1764 में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध होता है। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। भारतीय व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और 1763 में 1763 में बहुत मतलब कई लड़ाइयाँ हुई थी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ। ऐसा बड़ा युद्ध तो नहीं हुआ था कंपनी और नवाब के बीच, लेकिन छोटी मोटी कई लड़ाइयाँ हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच। और 1763 में टकराव प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने जो बात की अभी, पटना हत्याकांड और भी कुछ युद्ध होते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं 1763 में। और जब हारने लगता है मीर कासिम, तो अवध के पास चला जाता है मदद मांगने। टकराव प्रारंभ हुआ और अंततः 1764 में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया। जिसमें अंग्रेजों को सफलता मिली। अंग्रेजों को सफलता मिली। तो आप लोग
स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 1763 में जब मीर कासिम भाग गया था अवध के पास मदद मांगने, तो उस टाइम पर अंग्रेजों ने नवाब बना दिया था मीर जाफर को, बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया था। और उधर से मीर कासिम अपने साथ में लेके आता है अवध को, और मुगल बादशाह को भी लेके आता है। तो इधर से तीनों शक्ति लड़ती हैं। तो हम लोग कुछ पॉइंट ऐसे नोट करके लिख लेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखेंगे अभी। नोट नोट करके लिखेंगे। 1763 में 1763 में अंग्रेजों ने 1763 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बनाया। 1763 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बनाया। कॉमा देके लिखेंगे। और नहीं, कॉमा देके लिखेंगे। मीर कासिम मीर कासिम ने अवध अवध के नवाब सुजाउद्दौला मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह शाह आलम द्वितीय से मदद मांगी। और ये तीनों ही शक्तियां बक्सर बक्सर के युद्ध में शामिल हुई। तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अभी क्या हो गया, बक्सर युद्ध के बाद ये हो गया बंगाल। बंगाल तो अंग्रेजों के हाथ में आ ही गया। उसके साथ साथ बंगाल के साथ साथ अवध और ये दिल्ली और यहाँ पर ये हैदराबाद और कर्नाटक तो अंग्रेज जीत ही चुके थे। तो अभी पूरे उत्तर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गिनती एक बड़े राजनीतिक शक्ति के रूप में होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा इतना दबदबा हो गया। ये सब पूरा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। क्योंकि जब बंगाल के नवाब को हराया तो बंगाल उनके हाथों में गया। अवध के नवाब जो थे वो भी हार गए अंग्रेजों से। तो वो उनको भी अभी अंग्रेजों की दया पर ही रहना था। और यहाँ पर मुगल बादशाह जो भी इनका सांकेतिक महत्व था मुगलों का, उसे भी उन्होंने गवा दिया। अंग्रेजों ने तीनों शक्तियों का साथ में हराया। तो यहाँ पूरे उत्तर भारत में अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा हो गया। इधर इधर तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत ही गई थी पहले से ही, हमने बात किया था कर्नाटक युद्ध में। तो अभी ये अवध है, अवध, बंगाल, दिल्ली
अवध और बंगाल और इधर दिल्ली, दिल्ली में कौन रहते हैं? मुगल। तो आगे चलकर क्या होता है, अंग्रेजों ने अभी नवाब किसे बनाया था? मीर कासिम को हटाकर अंग्रेजों ने अभी नवाब बनाया था मीर जाफर को। तो मीर जाफर की मतलब कि कुछ टाइम के बाद ऐसे प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर अंग्रेज नवाब किसको बनाते हैं? उसके बेटे को, मीर जाफर के बेटे को। मीर जाफर का बेटा रहता है नजमुद्दौला, उसको अंग्रेज नवाब बनाते हैं। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, इन तीनों के साथ संधि करते हैं। कुछ बक्सर के जब हार गए ये तीनों, तो अंग्रेज इनसे कुछ समझौता करेंगे ना, भैया अभी अभी मीर जाफर के बेटे को नवाब वगैरह बनाएंगे तो कुछ पैसे उनसे लेंगे, उपहार वगैरह गिफ्ट वगैरह लेंगे, और इन सब को छोड़ेंगे थोड़ी अंग्रेज, अभी इनको हराया है। अंग्रेज कुछ समझौता करेंगे, कुछ संधियां करेंगे इनसे, कुछ और भी ज्यादा अंग्रेज माइंड लगाएंगे कि अभी हम और कितना लूटपाट कर सकते हैं। इतिहासकार कहते हैं ये जो युग था, ये युग, इस युग को निर्लज्जता से लूटपाट का युग कहा जाता है। मतलब अंग्रेजों को ऐसा ऐसा था कि उनके माइंड में ऐसा चल रहा था अंग्रेजों के, जितना हो सकता है हाथ डालो और तिजोरी से लूट लो, यहाँ पर बहुत ही खजाना है, बहुत ही पैसा है। तो फिर अंग्रेज मतलब कि ऐसे ही मनमानी तरीके से पूरा लूटपाट करते ही जा रहे थे। अभी तो एक बड़ी शक्ति भी बन गई थी अंग्रेज। इन लोगों से कुछ समझौता करेंगे, कुछ संधियां करेंगे, इसके बदले में कुछ क्षेत्र लेंगे, कुछ पैसा लेंगे, और भी कुछ समझौता, करते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी हम लोग इन संधियों को हम लोग कल देख लेंगे, इस युद्ध के बाद क्या क्या संधियां हुई, क्या क्या समझौते हुए, तो उसको हम लोग कल देख लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने समझाया आप लोगों को समझ आया होगा अच्छी तरीके से। तो चलते हैं, फिर आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।